यस। सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नवरात्रि स्पेशल सेशंस में, लेक्चर सेशंस में, जिसका आज हमारा डे 2 है। आज देवी ब्रह्मचारिणी माता की आराधना हम लोग सब करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वह उसका जो टॉपिक है वह है मासिक धर्म। मासिक धर्म में जो भी प्रॉब्लम्स महिलाओं को आती है या जो बहुत डिफिकल्टीज उसमें होती है, तो उसके बारे में थोड़ी हम लोग आज जानकारी लेने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और किस तरीके से उन्हें ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी स्लाइड्स कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्लाइड शेयर करेंगे तो आपको भी दिखाई देगा और एक बोलते ना कनेक्शन अच्छी तरीके से हो सकता है। यस, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप लास्ट में हमसे पूछ सकते हो। यस, स्लाइड दिख रही है सबको? यस, तो आज का जो टॉपिक है वो है मासिक धर्म संबंधी समस्याएं और उसकी देखभाल किस तरीके से की जा सकती है। भगवान धन्वंतरी, भगवान स्वामीनारायण और हमारी आराध्य दैवत देवी माता को नमन करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे हमने ये देखा था ना पिक्चर, आप सभी ने देखा होगा, पोस्टर गर्ल्स करके एक मूवी आया था। उसमें एक गाना था कि तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालेना, एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलेना, रखुमाई रखुमाई रखुमाई. म्हणजे रखुमाई शिवाय ना विठुरायाचे सुद्धा पान चालत नाही, तर आपल्या बायकांशिवाय घरातलं कसं काय पान चालणार आहे. सो पण बायकांचं आरोग्य जर चांगलं असेल, सॉरी थोडं मराठीमध्ये सुरू झालं मी. सो अगर जो लेडीज है या फीमेल्स है उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, तभी जो इम्पैक्ट है हमारी पूरे फैमिली पे वो अच्छा होता है। अगर फीमेल को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे होता है और उसका असर उन सभी को फेस करना पड़ता है। और इसीलिए फीमेल की हेल्थ अच्छी होना ये बहुत ही जरूरी है। किस तरीके से हो सकता है? फीमेल की लाइफ में अलग अलग अवस्थाएं होती है। बाल्यावस्था होती है, कुमार अवस्था होती है, पौगंडावस्था होती है। नॉर्मली जो एज होता है, टीन एज की जो लड़कियां होती है, उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल दिखाई देते हैं। ज्यादातर ये एनीमिया या खून की कमी, आजकल बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना, ये जो टीन एज वाला एज है उसी में लोगों का वजन बढ़ना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती है। पिंपल्स आना फेस पे, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पे बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, इसकी वजह से लड़कियों में बहुत ज्यादा गुस्सा करना या बहुत ज्यादा कभी कभी डिप्रेशन में चले जाना या मूड नहीं उनका अच्छा रहता है, ऐसे भी प्रॉब्लम होता है। या एमसी जब शुरू होती है तभी भी उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये जो यंग लड़कियां होती हैं उनको एमसी अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि एमसी नहीं आए तो अच्छा है। एक अट्रैक्शन भी इसी लेवल पे या इसी एज में होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसकी वजह से जो एबनॉर्मल कुछ स्टेप्स है वो लिए जाती है, माता पिता से झगड़े हो जाते हैं, इरिटेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये जो यंग एज है या जो टीन एज है, इसमें हमको लड़कियों को सही तरीके से गाइड करना, उनको सही तरीके से संभालना, ये भी हमारा एक एज अ मदर या एज अ फीमेल एक काम है। आज के हमारी जो भी यंग जनरेशन है, उनको जितना हम लोग संभालेंगे उतना आगे की हमारी जो पीढ़ी है वो अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सात्विक आहार, उनको हेल्दी डाइट की आदत लगानी पड़ेगी। नियमित रूप से योगासन प्राणायाम अगर हम करेंगे तो वो करेंगे, तो इसके लिए हमारी हेल्थ के लिए भी और उनकी हेल्थ के लिए हमें जरूरी है। उनको प्रमोट करना है कुछ खेलने के लिए। आजकल सभी बच्चे जो है मोबाइल टीवी इसी के ऊपर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत ही नहीं रहती है। तो उनको आपको मोटिवेट करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो ग्राउंड वाले खेल है उसको खेलना जरूरी है। यंग एज में या बस ज्यादातर 16 एज तक हम लोग, जो टीन एज वाला भी एज 12 से 16 उसी में आता है, उसमें हम लोग सुवर्ण प्राशन या सुवर्ण सिद्ध दूध और सुवर्ण सिद्ध जल लेने की भी सलाह देते हैं, जो बच्चे की मानसिक शारीरिक भावनिक जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से होने में मदद होता है। और इसीलिए कभी कभी गाइडेंस लेने की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी काउंसलिंग करना पड़ता है। उनको गाइड सही तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली बैलेंस तरीके से जो पीरियड्स होता है उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, परंतु उसकी वजह से हमारी पोटेंशियलिटी बढ़ेगी, हमारे जो चैलेंज को फेस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा मैंने जैसे बोला कि ये जो लड़कियां होती है यंग, उनको पीरियड्स आना मतलब एक बाप रे ये तो क्यों आया है ऐसे लगता है।
स्टार्टिंग में हम सभी को ऐसा फीलिंग आया था कि क्यों मुझे ही क्यों नहीं, लड़कों को क्यों नहीं आता है। हम सभी लड़कियां आजकल माता पिता को पूछते हैं कि भाई को क्यों नहीं, मुझे ही क्यों। तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है, या उनको लगता है मुझे ही कुछ तकलीफ दिया है भगवान ने। बट दिस इज द वरदान, लोग इसको ब्लेसिंग बोलते हैं। ये जो एमसी है, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, बट दिस इज द ब्लेसिंग फॉर अस। अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। एक मिनट में सबको अनम्यूट कर देती हूँ। यस। ये जो एमसी है, ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, परंतु ये हमारे लिए एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है। इसको जब हम लोग समझेंगे कि भाई ये जो है ना, ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्क्रीन आते पूरे, यस। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्लाइड, मासिक पाळी एक वरदान? चैट बॉक्स में या थम आप दिखा सकते हो यस, या चैट बॉक्स में यस लिख के भेज सकते हो। ये जो ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि व्हाट्सएप पे या एज अ कॉमेडी, एज अ जोक करके ऐसे बोला जाता है कि वुमेन्स को या लेडीज लोगों को कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, परंतु हार्ट अटैक हमेशा जो है जेंट्स को आता है। ये जो कॉमेडी के तरीके से या जोक फीमेल के ऊपर करने के लिए बोला जाता है, बट एक्चुअली उसका जो मीनिंग है, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द साइंटिफिक। उसमें जो सर्वे हुआ है, उसमें ये पता चला है कि ज्यादातर जो हार्ट अटैक्स होते हैं ये पुरुषों को आते हैं, महिलाओं को नहीं आते हैं। और इसका रीजन भी यही है कि ये जो एमसी हर मंथ हमारे बॉडी से जो ब्लड फ्लो कराती है, जो गंदा खून निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का क्लीन अप होता है, मेंटेन रहती है हमारी बॉडी, और जिसकी वजह से हमें कभी भी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होते हैं, गांठें नहीं होती है, जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और ना कि हार्ट अटैक, परंतु बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं, अगर हमारा एमसी का जो फ्लो है वो सही तरीके से हो रहा है। इसीलिए इसको वरदान माना गया है, ना तो ये तकलीफ वाली चीज नहीं है, परंतु ये वरदान है। इसको हमको यंग जनरेशन को समझाना भी बहुत आवश्यक है। और जब हम लोग उनको इस तरीके से समझाएंगे, उसको उनका उसका बेनिफिट बता देंगे, तो डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यस, तो अभी हमको ये समझना है कि जो योग्य वह तो आइडियल जो एमसी आती है वो किस तरीके से होती है ना। तो आइडियल एमसी या मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, वो नॉर्मली एक महीने में बराबर से आ जाता है। 27, 28, 30 डेज तक की लोगों की साइकिल होती है। उसका जो फ्लो है, उसका जो कलर होता है वो फ्रेश रेड कलर, हल्का सा ब्लैकिश या ब्राउनिश टिंच उसको होता है। अगर वो कपड़े पे लग जाता है कभी भी, पैंटी पे या कहीं पे भी, तो उसका जो दाग है वो इजीली निकल जाना चाहिए। अगर किसी भी वजह से आपने ऐसे ऑब्जर्व किया कि वो जो दाग है नहीं निकल रहा है, बहुत ज्यादा स्टेन वो मेंटेन रख पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में गड़बड़ी शुरू हो चुकी है। उसमें ज्यादा क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, माइल्ड थोड़े बहुत क्लॉट्स इज नॉर्मल, बट बहुत ज्यादा क्लॉट्स अगर होते हैं तो वो भी एबनॉर्मल है। उसका जो फ्लो है वो 4 से 6 दिन तक होना चाहिए। फ्लो में भी जो पैड्स हम लोग यूज करते हैं, 3 से 4 पैड्स पर डे, इतना, या 2 से 3, नॉर्मली इतने भी यूज करते हो तो दैट इज ओके। उसमें कुछ भी गंदा स्मेल नहीं होना चाहिए। फाउल स्मेलिंग या गंदा स्मेल होता है कभी कभी जब एबनॉर्मल एमसी में प्रॉब्लम्स आती है और कुछ ना कुछ बीमारियां वहां पे होती है, तब ऐसा होता है। बट नॉर्मल कंडीशन में अच्छा उसका कोई भी दुर्गंध ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल उसका जो एक स्टेंट, एक ऑर्डर है, वो हो सकता है। वो आने के टाइम पे या आने के पहले थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा अनईजी वाला फीलिंग हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एबनॉर्मली पेट में दर्द होना या बहुत ज्यादा एकदम, कुछ कुछ लोग तो पूरा एकदम लेट जाते हैं बेड पे, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा नींद अपने को अच्छी तरीके से आती है, भले एमसी आए तो भी नींद बराबर से आती है। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ये सब जो सिम्टम्स है उसमें नहीं होते हैं। मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा थोड़े लेवल पे, यस, बिकॉज दिस इज द हार्मोनल चेंजेस।
सो थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स होना, थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स होना, चिड़चिड़ गुस्सा करना, या थोड़ा मूड हमारा उस वो जो पीरियड का डेज होते हैं उसमें थोड़ा सा स्लगिश होता है, इतना एक्साइटेड या उतना उत्साह हमारे अंदर नहीं होता है। बट फिर भी जो डेली रूटीन वाले काम है वो हम लोग सही तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हमको नहीं आती है। तो ये सब अगर सही तरीके से आपके बॉडी में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट मीन्स आपके बॉडी में कोई भी तकलीफ नहीं है और आपका मासिक धर्म या एमसी का जो फ्लो है सही तरीके से हो रहा है। अभी जिन लोगों को मासिक एमसी में या मासिक फ्लो में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम उनमें दिखाई देती है? हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उसमें जो प्रॉब्लम दिखाई देती है उसमें सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड्स, एमसी आती ही नहीं है, आती भी है तो बहुत लेट आती है, 45 डेज 40 डेज, 2-2 महीने के बाद एमसी आती है, या बहुत जल्दी पीरियड्स आते हैं, बहुत ज्यादा फ्लो होना या बहुत कम फ्लो होना। कितने लोगों को 7-7 8-8 दिन तक फ्लो होता है और बहुत हेवी फ्लो होता है, और कुछ लोगों को तो बहुत ही कम मात्रा में फ्लो होता है, एक भी पैड चेंज नहीं करना पड़ता है और 1 या 2 दिन तक ही फ्लो उनका रहता है। कभी कभी बहुत जल्दी एमसी आ जाती है, प्री मैच्योर पीरियड्स, जो डेज उसके 27 या 28 डेज की साइकिल है तो 20 डेज में या 15-17 डेज में ही एमसी आ जाती है, या बहुत बार एमसी आती ही नहीं है जब तक कुछ मेडिसिन नहीं लेते हैं लोगों को, तो 2-2 3-3 6-6 महीने तक भी एमसी नहीं आते हैं, ऐसे पेशेंट मैंने मैंने देखे हुए हैं। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि पारी पूर्ण तनाव, मतलब जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, बहुत ज्यादा एमसी आने के पहले बहुत ज्यादा इरिटेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, ऐसे सब सिम्टम्स लड़कियों में या फीमेल्स में दिखाई देते हैं। ये अगर ऐसा है तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, इसको आपको समझ के लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंटली, वेदना, एमसी जब आती है तो इतना पेन होता है, डिसमेनोरिया वाला पेन होता है, कि जो लेडीज है उनको ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ता है, कॉलेज जाने वाली है तो कॉलेज में छुट्टी लेना पड़ता है, घर के भी कुछ काम नहीं करते हैं, सो के ही रहना पड़ता है। और बहुत बार तो डॉक्टर को पास जाके, या रेगुलरली उनको पता होता है तो क्रोसिन, पैरासिटामोल, कॉम्बीफ्लाम या ऐसे पेन किलर मेडिसिन उनको लेने पड़ते हैं, इतना सीवियरली उनको बैकएक, पेट में दर्द, कमर में दर्द होता है। ये सब अगर प्रॉब्लम्स है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो चुका है, इसको अगर हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे इसी वक्त, इसी मौके पे, तो आगे जाके और दूसरे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, और इसीलिए इसी समय हमको उसको करेक्ट करना भी जरूरी है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि आजकल पीसीओडी हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारी लड़कियों को ये जो भी तकलीफें मैंने अभी डिस्कस की, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, देयर आर मल्टीपल रीजंस और भी अनेक कारण है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीसीओडी ये कारण होता है। पीसीओडी मतलब क्या, उसको समझाने के लिए एक फोटो मैंने यहाँ पे डाला है। एक नॉर्मल जो ओवरी होती है वो लेफ्ट साइड में जैसे दिखाई है इस तरीके से होती है, और पॉलिसिस्टिक ओवरी मतलब ओवरी में ऐसे पानी के छोटे छोटे गुब्बारे जैसे फुगे बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग है, जो ओवम है, उसको बढ़ने के लिए सही तरीके से जगह नहीं मिलती है। और अगर वो एग बढ़ेगा नहीं, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, एक प्रॉपर ओव्यूलेशन के टाइम पे वो ब्रेकअप नहीं होगा, तो वो गर्भाशय में नहीं आएगा, और जिसकी वजह से जो एमसी हमारी जो है वो फ्लो है वो नहीं आता है। और जिसकी वजह से ये जो एमसी के पूरे प्रॉब्लम हमने इसके पहले डिस्कस किए, वो सभी प्रॉब्लम ये पीसीओडी की वजह से हो सकते हैं। अभी हमको उसका केयर कैसे लेना है, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स, है ना, ये जो सभी प्रॉब्लम्स है उसका अगर हम लोग पहले तो रीजन समझ के लेंगे ये क्यों हो रहा है। मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अभी हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, अगर आप यंग हो, प्रॉपर तरीके से आपकी जो एज प्रॉपर है, खाना पीना अच्छा है, तो ये आपको होगा ही नहीं। आजकल जो भी ये प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन है लाइफस्टाइल। पीसीओडी होना या एमसी रिलेटेड सभी जो प्रॉब्लम है उसको लाइफस्टाइल रिलेशन, लाइफस्टाइल के साथ भी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो जाते हैं और उसकी वजह से ये सब एमसी के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। और इसीलिए उसको करें, जब तक हम लोग उसको जो रूट है ना उसको ही ठीक नहीं करेंगे, या उसको ही, जैसे कल हमने बालों के बारे में देखा था कि रूट को पानी डालेंगे तो अपने आप से पत्ते हरे हो जाएंगे, अच्छे दिखेंगे।
द सेम वे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसका रीजन ही है लाइफस्टाइल, उसका रीजन ही है खान पान। जो भी जंक फूड आज हम लोग खा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली, ये जो चीजें खाती है यंग जनरेशन, सोने का उठने का उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स उनके बॉडी में हो रहे हैं। और उसको अगर ठीक करना है, कितने सारे एलोपैथी के मेडिसिन लो या आयुर्वेदिक भी मेडिसिन लो, लेकिन आपने उस लाइफस्टाइल को मॉडिफाई ही नहीं किया, तो आपको फायदा नहीं हो सकता है। यस, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली है आपका आहार, आपका पोषण, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। हेल्दी डाइट जो है, सात्विक अन्न, उसका सेवन आपको करना आवश्यक है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है वैसा ही खाना आपको खाना है, जिसमें आयरन हो, कैल्शियम हो। क्योंकि ये जो अपना एमसी वाला पीरियड होता है, जो ब्लड लॉस उसमें होता है, तो बहुत फीमेल्स में आयरन की कमी उसकी वजह से हो जाती है। और इसके लिए उनके खाने में अगर सही तरीके से आयरन का प्रमाण होता है, कैल्शियम का प्रमाण होता है, तो उनका एमसी का फ्लो भी अच्छा होता है, और जो प्रॉब्लम्स है एमसी के दरमियान आने होने वाले, वो भी कम हो सकते हैं। तो इसके लिए डाइट विथ न्यूट्रिशनल डाइट अच्छी तरीके से, जिसमें न्यूट्रिशन सप्लाई हो, वैसा खाना आपको खाना है। इसके साथ साथ नियमित जीवन शैली, जो रेगुलर लाइफस्टाइल है, सुबह जल्दी उठना, रात को सही समय पे सो जाना, दिन भर में जो भी एक्टिविटी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, फिजिकल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सही तरीके से होता है, और आपकी जो होता है ना, ये जो हार्मोन्स है वो भी बैलेंस होने में उससे मदद मिलती है। बहुत सारी महिलाओं में एक प्रॉब्लम मैंने वहां पे नहीं लिखा है कि वजाइनल ईचिंग होता है, बहुत ज्यादा वजाइना के एरिया पे व्हाइट डिस्चार्ज होना या ईचिंग होना, ये भी प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आजकल, पहले तो लेडीज में ही दिखाई देती थी, परंतु आजकल तो अनमैरिड लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। उसका भी रीजन है थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, और हाइजीन मेंटेन करना। क्योंकि कपड़े जो है, अंडरवेयर्स जो है, वो नायलॉन की या फैंसी तरीके के आजकल लड़कियां यूज करती है, जिसकी वजह से वहां पे जो है ओलावा या फिर थोड़ी सी गीला ऐसा वो एरिया रहता है, जिसकी वजह से वहां पे इंफेक्शन डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हाइजीन मेंटेन करना, अच्छी तरीके से वॉश करना, अच्छे कपड़े पहनना, सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज्यादा जो डिस्टर्ब इरिटेट लोग होते हैं, उन इरिटेट लड़कियां होती है, उनको भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है व्हाइट डिस्चार्ज का। तो उनके लिए भी तान तनाव या जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस है उसको कम करने के लिए मेडिटेशन करना, या कुछ म्यूजिक थेरेपीज हम लोग देते हैं, कुछ रागा सुनने के लिए बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका माइंड जो है थोड़ा सेटल होता है, स्टेबल हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रजस वाला परिचर्या है, जो आयुर्वेद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बोलते हैं ना, दिस इज द जो बाकी किसी ने नहीं बताया, सिर्फ आयुर्वेद का ही वो फंडा है, या आयुर्वेद ने ही उसके बारे में उसके ऊपर फोकस किया है। सो दैट इज द मेन, बोलते हैं ना, एक का हमारे हाथ में है कि रजस वाला परिचर्या अगर हम लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो ये कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं आती है। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि रजस वाला परिचर्या मतलब क्या। तो ये जो एमसी में जो भी तकलीफें होती है हमको, तो उसके लिए क्या एक होम रेमेडीज हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली सभी को पता है, जब बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो गर्म पानी से सिकाई की जाती है, गर्म पानी की थैली से, या कपड़े को तवे पे गर्म करके भी सिकाई की जा सकती है। उसके साथ साथ ओवा, गुड़ और अदरक का काढ़ा, ये बहुत ही अच्छी एक होम रेमेडीज है। इसको अगर आप ट्राई करो, जब भी किसी को भी अगर एमसी के दरमियान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, फ्लो भी सही तरीके से नहीं आ रहा है, तो ये बेनिफिट आपको बहुत अच्छी तरीके से करेगा। ओवा, गुड़ और अदरक सम प्रमाण में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 2 गिलास पानी लेना है, उसको बॉईल करके आधा ग्लास, छोटा आधा ग्लास करके बचाना है, और उसको छान के पी लेना है, सुबह और शाम। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टाइम, अगर कम प्रॉब्लम है तो एक ही टाइम आप लेंगे तो भी चल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ एमसी आने के 4 दिन पहले से ये चालू करते हो, तो जो दर्द है आपका, या एमसी के दरमियान भी अगर आप इसको लेते हो, तो जो पेन है वो कम हो सकता है। उसी के साथ साथ बड़ीशेप और जीरा, इसको भिगो के रखो, और उसका जो पानी रात भर उसको भिगो के रखो, और सुबह उठ के उसका खाली पेट वो पानी अगर पीते हो, तो उससे भी आपका जो है डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, हीट बॉडी के अंदर की है वो बढ़ कम हो जाती है।
पित्त का शमन इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से ये जो दर्द या बहुत ज्यादा हेवी फ्लो जिनको होता है उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट कर सकता है। धनिया और जीरे का पानी इस तरीके से उसको भी आप ले सकते हो। उसके साथ साथ एरंड और तिल तेल से पेट के ऊपर मसाज करना। बहुत बार ये जो पेन होता है उसका रीजन है वात। वात की वजह से ये पेन होता है, वात वहां पे अटक जाता है जो नीचे निकल नहीं पाता है। तो अगर हम लोग एब्डोमेन पे यानी कि पेट के ऊपर तेल से थोड़ा सा हल्का एरंडा तेल को वाटी में लेकर गर्म करें और पेट पे सर्कुलर मोशन पे अगर मसाज करते हैं, तो जो वात वहां का अटका हुआ है उसका अनुलोमन होता है, वो सही तरीके से नीचे की तरफ फ्लो होता है और एमसी का फ्लो भी सही तरीके से होता है। हमारा पेट दर्द भी अच्छी तरीके से कम होने में मदद मिलती है। उसी के साथ साथ आप जो पेट के ऊपर हींग और बटर मिल्क मतलब कि जो छाछ जिसको हम लोग बोलते हैं, हींग को छाछ में मिला करके उसका थोड़ा पतला सा ऐसे सॉल्यूशन बनाना है। उसको थोड़ा सा वाटी में लेकर गैस के ऊपर करके गर्म करना है और उसको पूरे नाभि के आजू बाजू में और लोअर एब्डोमेन पे आपको लेप लगाना है। एक आधे से पौने घंटे तक आप उसको रख सकते हो, जब वो सूख जाए बाद में आप निकाल सकते हो। तो ये पेट के ऊपर हींग का लेप लगाने से भी जो पेट का दर्द है या एमसी के दरमियान होने वाली जो ये सभी तकलीफें हैं वो कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि इसका मेन कार्य ही है जो अपान वायु के ऊपर है। अपान वायु का अगर फंक्शनिंग अच्छी तरीके से होता है, उसका फ्लो, उसकी जो गति है, अगर वो नॉर्मल हम लोग करते हैं, तो डेफिनेटली ये एमसी के सभी प्रॉब्लम्स कम होते हुए दिखाई देते हैं। आयुर्वेद में अलग अलग बहुत सारी वनस्पति औषधियों का भी वर्णन किया गया है। शतावरी है, अशोक है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, कुमारी है, एलोवेरा है। ऐसे बहुत अलग अलग दवाइयां हैं जो हम लोग एमसी के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करते हैं। परंतु ये सभी जो दवाइयां हैं वैद्यों की सलाह से, क्योंकि हर एक दवाइयों का वीर्य रस अलग अलग है। प्रॉब्लम आपका कौन सा है, ज्यादा फ्लो का है, कम फ्लो का है, पेन वाला है, उसके अनुसार आपको इन दवाइयों का हमको प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है या दवाई एडवाइस करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको, और ये सब उपाय करने के बाद भी अगर आपका जो एमसी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर होंगे, वैद्य होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, उनको मिलके आपको जो सही उसका डायग्नोसिस करना होगा कि क्यों हो रहा है ये सब प्रॉब्लम। तो उसको अगर हम लोग समझते हैं और उसके बाद उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छी तरीके से फायदा या लाभ मिल सकता है। अभी जैसे मैंने बोला था कि रजस्वला परिचर्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद के अनुसार एमसी के दरमियान जो महिलाएं हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी केयर लेनी चाहिए या क्या क्या फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से ग्रंथों में, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता में, सुश्रु संहिता में अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। और इसमें बहुत सारे फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, किस तरीके से खाने पीने के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया है। परंतु आजकल जैसे हम टीवी पे भी ऐड देखते हैं ना, वो स्टेफ्री का ऐड या कोई भी जो पैड्स के ऐड दिखाई देते हैं, उसमें हमेशा वो लोग बोलते हैं क्या है, एमसी आया है तो भी आप घूमने जा सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। सो ये पैड्स की वो लोग ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारी जो पूर्वज थे, हमारे जो भी एंसिस्टर्स थे, जो हमारे दादा दादी थे, उन्होंने हमको जो सिखाया है, उन्होंने हमको जो बताया है, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन था। उनको कुछ में भी उसको उनको बताने को नहीं आया या आपने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों करना है, बट उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन था। और उसी वजह से वो पहले के जमाने में आप सभी को पता होगा कि 4 दिन जब एमसी के होते थे, तब उस लेडीज को अलग से एक जगह पे आराम से बिठाया जाता था। उसको कोई भी घर के काम करना अलाउड नहीं था, भगवान की पूजा करना अलाउड नहीं होता, कहीं पे जाना आना अलाउड नहीं था, एक जगह पे आराम से बैठो, उसको 2 टाइम सही तरीके से खाना मिलता था और अच्छी तरीके उसको अच्छा लगता था उसमें। एक्चुअली ये जो एमसी आती है, उस वक्त आप इमेजिन करो कि गर्भाशय के अंदर से जो फ्लो निकल रहा है, दैट मीन्स गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है, वहां पे एक जख्म जैसा हुआ है, वहां पे वूंड है और वहां से वो ब्लड निकल रहा है। तो आप सोचो जब जहाँ पे जख्म होती है तो उस चीज को या उस ऑर्गन को हम लोग आराम देते कि नहीं देते हैं। अगर मुझे पैरों पे लगा है या हाथ पे कहीं पे कट हुआ है, तो वहां पे हम लोग मलहम पट्टी करते हैं और उस एरिया को आराम देते हैं। द सेम वे अगर गर्भाशय में इतनी बड़ी जख्म हो चुकी है, वहां पे फ्लो हो रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो श्रेडिंग हो रहा है, उस वक्त उस महिला को आराम मिलना आवश्यक है।
अगर वो आराम करेगी तो वात का जो है ना प्रकोप नहीं होता और सही तरीके से उसकी आगे की जो लाइफ है अच्छी तरीके से वो व्यतीत कर पाती है। लेकिन अभी क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमने ये सब जो पुराने जो लोग बोलते थे उसको सबको उनका मानना छोड़ दिया कि नहीं हम लोग तो सब कुछ करेंगे। ठीक है, अभी वो थोड़ा-सा बाकी का घर पे अभी शॉर्ट फैमिली है, या हस्बैंड वाइफ और 1 या 2 बच्चे उतने ही घर पे रहते हैं, तो पूरा बेड पे सो जाना ये पॉसिबल नहीं है। परंतु जो रेगुलर आपकी डे टू डे लाइफ है, उतने ही काम करो। एक्स्ट्रा वाला जो काम है, एक्स्ट्रा कुछ भी जो बोलते हैं ना जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या कुछ योगासन भी करते हैं या मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, एक्स्ट्रा जो भी काम वो करते हैं डेली रूटीन से अलावा, वो ये दरमियान आपको नहीं करना है। क्योंकि आपकी बॉडी को जितना हो सके आपको आराम देना है। उसी के साथ-साथ हमने जैसे देखा है कि ये जो एमसी का पीरियड है, इसमें आहार में भी कुछ नियम फॉलो करने के लिए बताया है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा, तला हुआ, स्पाइसी, ऑयली जो जंक फूड है, इसको आपको एमसी के दरमियान नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये सब जो खाना है, ये पित्त को बढ़ाता है। पित्त बढ़ने से और ज़्यादा एमसी का फ्लो बढ़ सकता है, एमसी में आपको जलन हो सकती है, पेन हो सकता है और जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा एमसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। डीयूबी, डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए उस वक़्त जो सात्विक खाना है, सिंपल सब्जी, रोटी, दाल, चावल जो घर पे बनता है, जो हेल्दी फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनका सेवन आप सही तरीके से अगर आप करते हो, तो ये 4 दिन आपके अगर आपने सही तरीके से फॉलो करते हो, तो बाकी के जो बचे 26 दिन हैं, आपको अच्छी तरीके से आपकी लाइफ को एन्जॉय करने के लिए मिल सकते हैं। शारीरिक और मानसिक काळजी मतलब मेंटली भी आपको कुछ चीज़ों से अपने आप को अलूफ रखना है। बहुत ज़्यादा जो स्टिमुलेंट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी होते हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल पे भी ऐसे जो उम, स्टिमुलेशन देने वाले कि बॉडी को ज़्यादा एक्साइटमेंट करने वाले जो वीडियोज़ है, जो पिक्चर्स है, मूवीज़ है, इसको ये सीज़न में या ये पीरियड्स के टाइम पे हमको नहीं देखना है। उसी के साथ-साथ जितना हो सके आपको अपने आप का हाइजीन को भी मेंटेन करना है। दिन में अच्छी तरीके से 2 बार आप नहा सकते हो, जिससे कि वो एरिया भी प्रॉपर तरीके से क्लीन होगा और आपके मन को भी अच्छा लग सकता है। तो डेफिनिटली ये हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हो, तो जो फंगल इन्फेक्शन है या व्हाइट डिस्चार्ज है या जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आपको प्रॉब्लम कम हो सकती है। ये स्पेसिफिकली आपको एमसी के टाइम पे ये नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी, ऑयली खाना, टोमेटो सॉस या चाइनीज़ खाना जिसमें विनेगर या अलग-अलग टाइप के सॉस होते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। दही या छाछ जो है, इसको भी एमसी के दरमियान खाने के लिए नहीं बताया गया है क्योंकि ये भी पित्तकर है, ये सब पदार्थ जो है पित्त को बढ़ाने वाले हैं। फरसान, नमकीन चीज़ें सब जो भी पैकेट फूड है, इसको वैसे भी नहीं खाना है परंतु स्पेसिफिकली ये एमसी वाले पीरियड में तो आपको उसको अवॉइड ही करना आवश्यक है। देन बेसन वाली चीज़ें, पाव भाजी या फिर बटाटा वड़ा, वड़ा पाव, समोसा, ये जो बाहर की सभी चीज़ें इसको आपको प्रेग्नेंसी एमसी के दरमियान आपको नहीं खानी चाहिए। उसी के साथ में एमसी के दरमियान आपको बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। सिंपल आप थोड़ा बैठ के प्राणायाम कर लो थोड़ा बहुत, थोड़ा एक्सरसाइज़ फिज़िकल लेवल पे थोड़ा-सा आप नॉर्मल तो हलचल कर ही रहे हो, डेली रूटीन काम तो आप कर ही रहे हो, तो दैट इज़ ओके। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ आपको उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, जो आजकल बहुत टाइट जीन्स या टाइट क ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, उसकी वजह से भी वो एरिया है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से ही आजकल ये एमसी के सभी प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। और यही प्रॉब्लम्स जब कंटिन्यू रहते हैं, आगे डेवलप हो जाते हैं, तब आगे जाकर फिर इनफर्टिलिटी, बच्चे होने में दिक्कत होना या बच्चे होते भी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एब्नॉर्मैलिटी आजकल दिखाई देती है। ऑटिज़्म या फिर सेरेब्रल पाल्सी ऐसे एब्नॉर्मल जो बेबीज़ आजकल हम लोग देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है क्योंकि ये एमसी के जो नियम हमारे पूर्वजों ने बताए थे इसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी में जो करने के लिए बोला है वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और उसका नतीजा हमारे आने वाली पीढ़ी पे, आने वाले बच्चे के ऊपर हो रहा है। और इसीलिए हमको ये सब प्रॉब्लम जो एमसी रिलेटेड आपको है, आपके नियर एंड डियर्स को किसी को है, आपकी सहेलियों को है, आपकी लड़कियों को है, आपकी फ्रेंड्स को है, तो उनको आपको जागरूक करना है, उनको आपको समझाना है
कि इसी वक्त अगर आप सही तरीके से थोड़ा अपने आप को डाइट में चेंजेस करो, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, थोड़े से आयुर्वेदिक मेडिसिन का सपोर्ट ले लो, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकता है। और आगे जाके होने वाले जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो आप उसको उसको टाल सकते हो। तो दिस इज द मोटो ऑफ दिस सेशन, कि आपको ये एमसी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको समझो, उसको समझ के सही तरीके से उसको जान करके उसकी ट्रीटमेंट करा लो, ताकि आगे जाके कोई बड़े प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। क्योंकि आयुर्वेद का तो प्रयोजन ही है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और नवरात्रि के इस उत्सव में हम हमारी जो सभी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ही इन ये नौ जो लेक्चर सीरीज है उसका आयोजन किया है। सो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए चांस देती हूँ। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप वीडियो भी चालू कर सकते हो और अनम्यूट भी कर सकते हो। यस, सो थैंक यू सो मच। है किसी को कोई क्वेश्चन? हॅलो मॅडम, आवाज येतोय? हाँ येतोय, बोला. हा मॅडम, ममता बोलते. हाँ बोला ममता. फर्स्ट ऑफ ऑल नवरात्रीच्या तुम्हाला पण हार्दिक शुभेच्छा. आणि ही जी लास्ट इयर साठी ती एक नवीन जी सिरीज तुम्ही चालू केली आहे आमच्या सगळ्यांसाठी, तर त्याच्यासाठी तुमचे परत एकदा मनापासून आभार सगळ्यांच्याच वतीने. मॅडम, प्रश्न आहे की बऱ्याचदा म्हणजे माझ्या. थोडा माईक जवळ धरा किंवा फोन असेल तर फोन जवळ धरा, आवाज थोडा कमी येतोय. ओके ओके, आता येतोय? हा आता चांगला येतोय, बोला. मॅडम, मोस्टली माझ्या बाबतीत असं होतं की एमसी गेल्यानंतर 2 ते 3 दिवसांनी ना तिथे मला वजायनाच्या जागेत वरच्या लेअरला फोड येतात. कोड येतात, ओके. फोड येतात आणि मग ते दुखतात बऱ्याचदा. आता ते हे कशामुळे होतं म्हणजे असं आणि मी खूप वेळेस ऑब्झर्व केलंय की कंप्लीट म्हणजे 4 दिवस 5 दिवस झाल्यानंतर नंतर येतात ते फोड आणि मग ते दुखतात. असं आणि करेक्ट. मग आपोआप बसून पण जातात कधी-कधी किंवा कधी-कधी मग ऑइंटमेंट मग काय लावावं ते कळत नाही, की काय बरोबर आहे. करावं? किंवा पॅड्समुळे कधी-कधी असं वाटतं की त्वचा ड्राय होते का काय होतं? तर कोणते सॅनिटरी पॅड्स ह्या आमच्यासारख्या म्हणजे आफ्टर 40 त्या जेव्हा फ्लो थोडा कमी होतो त्यावेळेस कोणते टाईपचे पॅड्स वापरावे किंवा आणखीन काही वापरू शकतो का? तर त्याच्याविषयी जरा सांगा. यस, बहुत सारे लोगों में ऐसा प्रॉब्लम होता है एमसी हो जाने के बाद वहाँ पे जो वजाइनल एरिया है या जेनाइटल एरिया है वहाँ पे थोड़े से फोड़ी आती है, फुंसी आती है और पेन पिंपल जैसे आते हैं फेस पे, वैसा ही वहाँ पे आता है और जिसकी वजह से पेन उनको होता है। बहुत पेशेंट को वैसा देखा है। तो उसका रीजन जो है, एक तो हाइजीन मेंटेन करना। एमसी के दरमियान जो पैड्स या जो भी सैनिटरी नैपकिन हम लोग यूज कर रहे हैं, कभी कभी वो बहुत लो क्वालिटी के यूज करते हैं, जो उसमें सही तरीके से वो सैनिटाइज नहीं किए हुए रहते हैं। सैनिटाइजर मतलब उसको सही तरीके से एंटी इन्फेक्शन या एंटी बैक्टीरियल उसको किया जाना बहुत जरूरी है। बट जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं कभी कभी वो उस तरीके से नहीं होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, जो कितने लोगों को उसकी एलर्जी होती है, वो कांटेक्ट वहां पे बहुत लोग ना बहुत टाइटली, मतलब टाइट अंडरवेयर उसमें टाइट पैड लगा के बहुत ज्यादा टाइटली वो स्किन को टच टू टच ऐसा अटैच करके रखते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो जितना हो सके थोड़ा लूज वाला पैंटी और लूज वाला ये पहन के फिर उसमें आप पैड लगाओगे तो डायरेक्ट पैड का कांटेक्ट आपके स्किन के साथ नहीं होगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, उसी के साथ साथ जब आप एमसी के दरमियान वो एरिया को अगर सही तरीके से लुब्रिकेशन देते हो, बहुत बार जब एज, अभी ममता मैडम का एज 40 प्लस शायद या 35 प्लस होगा, तो ये एज में बहुत बार वजाइनल ड्राइनेस भी क्रिएट होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से नेचुरली बॉडी के जो सिक्रीशंस है वो कम हो जाते हैं। तो ये ड्राइनेस की वजह से होने वाला अगर ये प्रॉब्लम है, तो सिंपल घी का एप्लीकेशन,
अपने सभी के घर पे जो गाय का घी होता है उसको अगर हम लोग वहां पे नहाने के बाद वहां पे लगा देंगे तो डेफिनेटली वो ऑयलीनेस की वजह से वो स्निग्धता वहां पे आएगी और ड्राइनेस की वजह से जो फोड़ी या फुंसी आती है वो नहीं होगी आपको। यस, सो आप ट्राई कीजिए ममता जी ये। मैडम ड्यूरिंग घी का एप्लीकेशन ड्यूरिंग पीरियड कर सकते हैं, लाइक मतलब पीरियड्स घीचा हो, घीला काहीच प्रॉब्लेम नाही, कभी भी लगा सकते हो। येस। बर मॅडम आणि सॉरी अजून एक त्याच्याच रिलेटेड म्हणजे प्रश्न होता की आता मार्केटमध्ये व्ही वॉश किंवा असे काही प्रॉडक्ट येतात की थोडंसं म्हणजे तिथलं हायजीन मेंटेन करण्यासाठी, तर ते यूज करू शकतो का? त्याच्यापेक्षा आयुर्वेदात आणखीन काही चांगलं हे आहे की आम्ही व्हजायनल वॉश असतातच मार्केटमध्ये, पण आयुर्वेदामध्ये आम्ही त्यासाठी त्रिफळाचा काढा किंवा नीम असतं ना, कडुनिंबाचा काढा, ये सब चीजें एडवाइस करते हैं। वो भी एंटी इन्फेक्शन और वहाँ का जो क्लीनिंग करने के लिए मदद करते हैं। सो त्रिफला इज द बेस्ट। त्रिफला का काढ़ा आप बेहिचक यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके थँक्यू या घर मॅडम। के अंदर जो फिटकरी होती है ना, तुरटी, उसका पानी, उसके पानी से भी आप वो जगह को वॉश कर सकते हो। ओके ओके यस, थँक्यू सो मच मॅम। थैंक यू, थैंक यू। यस दीपाली, बोलिए। दीपाली आपने अनम्यूट किया है, आपको कुछ पूछना है? चलिए गुड। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी नहीं है तो हम लोग हमारी इस मीटिंग को एंड करते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। कल का भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है स्तन, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की केयर किस तरीके से लेना है और किस तरीके से उसका स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्दी लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Thank ma'am. you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।